हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो देखिए आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि क्लास 10th में जो है क्लास 10th में संस्कृत जो होता है आपको 100 मार्क्स का होता है, ये बात सबको पता है। और 100 मार्क्स के संस्कृत में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव जानेंगे और ये बुक का ऑब्जेक्टिव होगा जो काफ़ी वन लाइनर होगा और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि इसमें हम लोग लगभग 150 करीब में क्वेश्चन जानेंगे जो सिर्फ बुक का जो है बीच का जो कंटेंट होता है वो आपको ऑब्जेक्टिव के लेवल पे वन लाइनर, ठीक है। और हम लोग ऑब्जेक्टिव का भी क्लास करेंगे लेकिन ये पहले कंप्लीट कर लेंगे, तो ठीक है। तो चलिए हम लोग पूरी इस क्लास को आज शुरू करते हैं। और जो लोग भी मतलब कि नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। और यहाँ पे देखिए आपको जो है संस्कृत जो है कक्षा 10th का संस्कृत जो है कक्षा 10th के मतलब कि हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर जो है टोटल जितने चैप्टर हैं संस्कृत में उन सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे बाहर एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है। पाटलिपुत्र वैभवम जो पाठ है उसमें किस नगर का वर्णन किया गया है, किस शहर का चित्रण है। तो पाटलिपुत्र वैभवम कहने का मतलब कि पटना का है, ठीक है। इसलिए आपका आंसर होगा पाटलिपुत्र, यानी पटना भी आप कह सकते हैं, ठीक है। पाटलिपुत्र ही पटना का प्राचीन नाम है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। यानी पाटलिपुत्र जो है आज जो पटना के नाम से प्रसिद्ध है वो किस राज्य की राजधानी है, तो अपने ही राज्य बिहार की राजधानी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो पाटलिपुत्र जो है पटना जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट आगे 4 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का बुद्ध काल के समय क्या नाम था। यानी पाटलिपुत्र जो है इसका बुद्ध के काल में क्या नाम था, तो इसका बुद्ध काल में नाम था पाटलीग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे हम कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ 5वां नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है सो आपको है 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। यानी गांधी सेतु जो पुल है वो आपको कहाँ अवस्थित है, तो ये आपको पटना में अवस्थित है, पाटलिपुत्र में है। और ये गंगा नदी पर बना है, किस नदी बना है, गंगा नदी पर बना हुआ, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 है पाटली नगर की पालिका देवी कौन है। यानी पटना नगर की पालिका देवी किसे कहा जाता है, तो एक पटन देवी को कहा जाता है जो पटना के बीचों बीच में है, पटन देवी का मंदिर, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थान है। पाटलिपुत्र पटना में किस महापुरुष का जन्म हुआ था, तो ये जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसको रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि काफी फास्ट में रिवीजन करेंगे और ऑलरेडी सभी चीजें आप लोग को पता ही होगा। इसमें हम लोग फटाफट जो है टोटल को अटेंड करना है कितना आप सही कर पा रहे हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे यानी मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे देखेंगे 10वां के बाद 8वां के बाद 9वां क्वेश्चन है सिख के 10वें गुरु कौन थे। यानी सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ठीक है। जिनका जन्म पटना में हुआ है और इनके जन्मदिन के अवसर पर पटना में भव्य मेले का आयोजन होता है और देश विदेश के सिख धर्म के मानने वाले लोग आते हैं। 10वां है यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत जो था वो था आपको मेगास्थनीज, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये पीडीएफ में जो है 2 लाइन में क्वेश्चन अटेंड किए गए हैं इसलिए मतलब कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग और आगे में क्वेश्चन देखेंगे। सो यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सो आपको दिया हुआ है किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ। यानी किस काल में, किस समय में पटना का जो नाम है वो प्रसिद्ध हुआ था। तो ये जो नाम प्रसिद्ध हुआ था ये हुआ था आपको मध्यकाल में, ठीक है। मध्यकाल में पटना का हुआ काफी फेमस हुआ था। चलिए अब आगे बात करते हैं और आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो यहाँ पे आगे नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 12, ठीक है। देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है आपको गोलघर कहाँ अवस्थित है। तो गोलघर आपको कहाँ पे है, तो पटना में है, ठीक है। अब आगे चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो पाटलिपुत्र का जो इतिहास है
वो आपको 2500 वर्ष पुराना है। कहीं कहीं किताब में 2000 वर्ष दिया हुआ है। सो आप 2500 वर्ष पुराना है ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सो आपको है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा जो सेतु है, सबसे बड़ा पुल जो है कौन है, तो है आपको गांधी सेतु जो पटना में है और एक गंगा नदी पर बना है, गंगा नदी पर बना है गांधी सेतु, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। यानी कौमुदी महोत्सव जो था आपको पाटलिपुत्र में मनाया जाता था शरद ऋतु में, और इस महोत्सव जो है गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था, गुप्त वंश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की सुरक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। यानी कि इनका शासन काल था तो पटना का जो सुरक्षा व्यवस्था था काफी बेहतर था। तो ये था आपको चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब चलते हैं हम लोग दूसरा पार्ट में चलेंगे, क्योंकि पार्ट 1 आपका एक पार्ट का जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा आपका जो चैप्टर है वो मैं आपको बताऊं अलस कथा क्या है, अलस कथा है, और हम लोग अलस कथा के क्वेश्चन को अब जानने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका 2 पार्ट है, सारा हम लोग चैप्टर में चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है। अलस कथा पाठ जो है आपको पुरुष परीक्षा से लिया गया है, पुरुष परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन होगा। 18 नंबर है अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। अलस कथा पाठ के लेखक है विद्यापति, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। वीरेश्वर कौन था। देखिए वीरेश्वर जो थे एक दानी और दानशील व्यक्ति थे जो मिथिला के मंत्री थे। मिथिला के मंत्री का नाम था वीरेश्वर, ठीक है, जो प्रतिदिन अनाथों को और गरीबों को भोजन और वस्त्र देते थे। चलो 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है मैथिली कवि कौन थे। तो मिथिला के जो कवि थे विद्यापति थे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 21 में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सो आपका है मैथिली कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। तो मैथिली कोकिला के नाम से जाना जाता है वो विद्यापति को, विद्यापति, ठीक है, जो मिथिला के क्या है मतलब कि कवि हैं। आगे चलिए गरीबों को अन्न और वस्त्र कौन देते थे। यानी गरीबों को अन्न और वस्त्र जो है वो कौन देते थे। तो ये जो देते थे मिथिला के मंत्री जो वीरेश्वर थे वो आपको गरीबों को अन्न और वस्त्र प्रतिदिन देते थे। मिथिला के मंत्री कौन थे, वीरेश्वर। आगे चलते हैं आलसी पुरुष कितने थे। यानी उसमें कितने आलसी पुरुष थे। तो आलसी पुरुष 4 थे, ठीक है, जो आग लगने पर भी घर से नहीं भागे थे। 24वां क्वेश्चन है अलस कथा पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। यानी अलस कथा जो पाठ है उसमें किसके महत्व का वर्णन है। तो इसमें मानव के गुणों का वर्णन किया गया है कि किस तरीके से मानव जो है अपना जीवन आलस जीवन जी रहे हैं और गरीबों और अपंगों के भोजन को क्या कर रहे हैं, वो छल पूर्वक हासिल कर रहे हैं, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। अलस कथा पाठ में जो है आपको मनुष्य के आलस्य का वर्णन किया गया है कि मनुष्य किस तरह से आलसी होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है। तो ये जो कथा जो है ये आपको व्यंग्यात्मक कथा है, ठीक है, व्यंग्यात्मक कथा है क्योंकि ये मानव को एक दिशा निर्देश देता है कि किस तरीके से इनकी गलतियां हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य को कौन नष्ट कर सकता है। मनुष्य को जो है कौन नष्ट कर सकता है। तो मनुष्य को आलस रूपी जो एक बीमारी है जो मनुष्य को चाहे तो नष्ट कर सकता है और मनुष्य को काफी ज्यादा गलत में ले जा सकता है। आलस से मनुष्य को कभी करना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे है 28 नंबर वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। तो वीरेश्वर नाम के मंत्री जो थे मिथिला के थे तो मिथिला में रहेंगे। तो मिथिला के मंत्री थे, मिथिला में रहते थे। आगे चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 29 नंबर, ठीक है। देखिए 29 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कार्मिकों के बिना किसकी गति नहीं होती। यानी कार्मिक के बिना किसकी गति नहीं होती है। तो आलसियों की गति नहीं होती। आलसी जो है आपको वृद्धि नहीं करेंगे। 30 नंबर है अलसाला में आग क्यों लगाई गई। यानी आलसाला जो था जहाँ पे दान दिया जाता था वहाँ पे आग क्यों लगाया गया। आलसियों की परीक्षा के लिए उसमें आग लगाई गई ताकि जाना जा सके कि कौन आदमी आलसी है कौन आदमी आलसी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को चलेंगे और 31 में जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सो है 31 नंबर क्वेश्चन। यहाँ
पे आपका 31 में जो क्वेश्चन है सो बता रहा है आलसाला में आग को देखकर कौन नहीं भागे। तो आलसाला में देखा लो कि आग लग गया है, लेकिन उसमें से सभी धूर्त जो लोग थे उन लोग नहीं भागे। वो लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई धार्मिक और दयावान व्यक्ति आएगा और हम लोग को आग से बाहर निकालेगा। 32 में क्वेश्चन है कौन भूख लगने पर भी नहीं कर सकता है। कौन भूख लगने पर भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ये आलसी लोग होते हैं जो भूख लगने पर भी एक दूसरे के मतलब कि इंतजार करते हैं कि वो आएंगे तो हमको भोजन देंगे। ठीक है, आगे चलिए हम लोग 2 पार्ट तक कंप्लीट कर लिए, काफी टॉप 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। ये है आपका तीसरा चैप्टर संस्कृत साहित्य लेखिका। देखिए संस्कृत साहित्य में जो है कुछ महिला लोग का भी योगदान है, लेखिका लोग का, जो हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, देखिए 33वां क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। संस्कृत साहित्य लेखिका जो आपका चैप्टर है उसमें किसके महत्व का वर्णन है। तो इसमें महिलाओं का वर्णन किया गया है, औरतों का वर्णन किया गया है। ठीक है, कि किस तरीका से महिला लोगों ने भी संस्कृत के साहित्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए क्वेश्चन बात करें 34वां क्वेश्चन है पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। पुरुष और नारी मिलकर किसका गाड़ी चलाते हैं। तो इस समाज की गाड़ी चलाती है, क्योंकि पुरुष और महिला के मिलने से ही इस समाज का गाड़ी चल सकता है, समाज रूपी गाड़ी। ठीक है, 35वां क्वेश्चन है आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में पंडित छामाराव क्या है, सबसे फेमस है, सबसे प्रसिद्ध है। चलिए आगे हम क्वेश्चन हम 36 की बात करेंगे। 36 में आपको क्वेश्चन दिया गया है छामाराव ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। यानी यहाँ पे होगा ऋग्वेद में कितने महिलाओं का वर्णन है, ये छामाराव नहीं होगा। ठीक है, तो ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। तो अर्थवेद में 5 महिलाओं का वर्णन है। आगे 37 में छामाराव किस काल की लेखिका है। तो ये जो लेखिका है आधुनिक काल की लेखिका है, पंडित छामाराव। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को चलेंगे। सो यहाँ पे 37 में आपको क्वेश्चन दिया गया है सो है 38 मीरा लहरी की लेखिका कौन है। मीरा लहरी जो चैप्टर लिखा गया बुक उसके लेखिका कौन है। तो यह है पंडित छामाराव। आपसे पूछा जा सकता है कि पंडित छामाराव लिखित पुस्तक कौन है। तो यह है मीरा लहरी। नेक्स्ट है किस युग में मंत्रियों की दार्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकार भी होते थे। ठीक है, तो यह है वैदिक युग। किस युग में, वैदिक युग में। 40वां क्वेश्चन है लैंगिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियों की प्रथम कल्पा कौन थी। तो ये थी बिजायिका। कौन थी, बिजायिका जो थी संस्कृत साहित्य में 40 से कवियों को प्रथम कल्पा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे ना हम बात करते हैं। सो यहाँ पे मेरा 41 में जो क्वेश्चन होगा सो होगा, ध्यान दीजिएगा 41 नंबर क्वेश्चन जो है ये है आपको याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किस चीज की शिक्षा दी। याज्ञवल्क्य जो थे अपनी पत्नी को किस चीज की शिक्षा दिए थे। तो आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे। किसकी, आत्म तत्व। चलिए हम 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है सो है 42 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे चलिए कुछ क्वेश्चन इसमें जो है मतलब कि कट गए हैं, जिसका पीडीएफ की वजह से हम आपको 47 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, देखिए 47 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सो है इसका पीडीएफ चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 40 के बाद 41 नंबर। अब चलिए 42 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, तो 42 नंबर क्वेश्चन से हमारा शुरू हो गया है अगला चैप्टर। ठीक है, अगला चैप्टर जो शुरू हुआ है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह है आपको भारतीय संस्कारा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भारतीय संस्कारा। इसमें भारत के संस्कार को दिखाया गया है। हम इसका पूरा चैप्टर का बुक लाएंगे, मतलब कि क्लास लाएंगे। ठीक है, देखिए भारतीय संस्कार कितने होते हैं। तो भारत में कुल 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कार से हर आदमी गुजरता है और इनको जो है संस्कार को 5 भागों में बांटा गया। 16 को इतना 5 भागों में बांटा गया। आगे चलते हैं।
भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है, यानी भारतीय लोगों में जो संस्कार होता है उससे किसका निर्माण होता है, तो उससे जो निर्माण होता है व्यक्ति तत्व का निर्माण होता है। 44वां क्वेश्चन है संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है, तो संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे 45 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बता रहा है बचपन में कितने संस्कार होते हैं, तो बचपन में आपको 6 संस्कार से गुजरना होता है। मरने के बाद संस्कार कितने होते हैं, तो मरने के बाद एक संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। अब चलिए हम 47 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 47 नंबर आपका क्वेश्चन है, 47 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे है किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृह जीवन में प्रवेश करता है। देखिए विवाह संस्कार एक ऐसा संस्कार होता है जिससे कि मनुष्य गृह जीवन में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। 48वां क्वेश्चन है संस्कार मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है, तो आदमी के मरने के बाद एक संस्कार होता है लास्ट, वो होता है अंत्येष्टि संस्कार। आगे है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो ये मरने के बाद होता है। जो श्राद्ध होता है लोगों का वो एक संस्कार के अंतर्गत आता है, जो अग्नि मतलब कि दिया जाता है, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए हम 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सो है अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी कोई बच्चा जब अक्षर का आरंभ करता है तो किस संस्कार के अंतर्गत आएगा, तो इस शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 की बात करते हैं। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार के अंतर्गत आता है, सप्तपदी क्रिया जो होता है ये विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है और ये सभी संस्कारों में सबसे पवित्र माना जाता है विवाह। आगे है सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो सिंदूर दान जो होता है विवाह संस्कार में होता है, इसलिए आपका इसका विवाह संस्कार होगा। आगे चलिए 5वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 5वां नंबर जो क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे है कर्मवीर कथा। देखिए कर्मवीर कथा जो है बहुत इंपॉर्टेंट कथा है, इसमें जो है वीरों की कथा दिखाई गई है। ठीक है, देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है, तो दलित वर्ग की कथा। इसमें बताया गया कि राम प्रवेश राम नाम के लड़का है जो काफी दलित हैं और किस तरीके से अपने मेहनत के बल पर काफी ऊंचाई पर पहुंचते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 54 नंबर भीखन टोला किस प्रांत में है, भीखन टोला जो गांव है किस प्रांत में है, तो बिहार में है। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन है कर्मवीर कहाँ से का रहने वाला था, तो कर्मवीर जो था भीखन टोला के रहने वाला था। चलिए हम आगे नंबर क्वेश्चन देखेंगे और अगला हम टॉपिक बात करेंगे। है आपको चलिए हम आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका दिया हुआ है, आपका है 56 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन है कर्मवीर कौन था। तो देखिए कर्मवीर कौन था इस चीज को हम जानेंगे यहाँ पे। आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कर्मवीर जो था वो एक मतलब कि दलित बालक था जो काफी मेहनती लड़का था और वो बालक जो था वो था, आपका आंसर होगा यहाँ पे राम प्रवेश राम। कर्मवीर जो था वो राम प्रवेश राम था। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का। 57 नंबर क्वेश्चन है दलित पुरुष का नाम क्या था, जो पुरुष दलित था उसका नाम था राम प्रवेश राम। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन है गांव के को देखने कौन आए थे, यानी उस गांव को देखने कौन आए थे जिस गांव के लोग काफी विकट परिस्थिति में जी रहे थे, उन लोगों को रहने का ढंग का घर, सड़क, बिजली, पानी किसी चीज की सुविधा नहीं थी, तो वो देखने आते हैं गांव शिक्षक। आगे है स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम ने विद्यालय में कौन सा स्थान लाया। स्नातक की परीक्षा में राम प्रवेश राम अपने पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान लाया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाऊं। 60 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है किस ख्याति सभी जगह गूंजने लगी। किसकी ख्याति, तो राम प्रवेश राम की जो ख्याति है, राम प्रवेश राम का जो कारनामा है वो सभी जगह गूंजने लगा और लोगों के मतलब कि एक प्रेरणा स्रोत बन गया। ठीक है, आगे चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कर्मवीर ने कौन सा पद स्थान किया, तो ये महत्तम पद बहुत ऊंचा पद स्थान प्राप्त किया था। आगे चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन 62 की। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया, तो ये जो उच्च स्थान प्राप्त किया था ये किया था केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा। केंद्रीय लोक सेवा
परीक्षा में इन्होंने ऊंचा स्थान को प्राप्त किया था। आगे चलिए, आगे हम बात करें 63 नंबर, करमवीर राम परमेश्वराम ने कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त पाया। तो राम परमेश्वराम जो है वो आपको उन्नत स्थान जो पाया था वो पाया था आपको केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उच्च स्थान पाया था। चलिए आगे में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। सो यहाँ पे 60 में जो क्वेश्चन दिया गया है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है, बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। तो शिक्षक के शिक्षण शैली से क्या हुआ था, आकृष्ट हुआ था। 65 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया। तो शिक्षक ने जो था राम परमेश्वराम को पढ़ाना आरंभ किया था। चलिए हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट आपका अगला चैप्टर शुरू होता है। अगला चैप्टर आपका है 6वां चैप्टर है, ठीक है। 6वां चैप्टर जो है यहाँ पे ये है स्वामी दयानंद। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे और मूर्ति पूजा के विरोधी हैं और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। 66वां क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना मुंबई नगर में हुई थी। 67 है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म जो है वो टांकारा नाम ग्राम में हुआ था। 68 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद कौन थे। तो स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। 68 69 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 69 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपको समाज कौन सुधारक है। समाज सुधारक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था। तो गुजरात में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो 1875 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम क्या था। तो इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या नाम था, मूल शंकर नाम था, ठीक है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 74 की बात करिएगा। 74 नंबर आपका क्वेश्चन है, उसके बाद 73 देखेंगे। किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया। ब्रिजानंद के कहने पर, ठीक है। मूर्ति पूजा विरोधी कौन थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो मूर्ति पूजा विरोधी थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। चलिए हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 की बात किया जाए तो आपको 75 नंबर जो क्वेश्चन है सो आपको दिया हुआ है, स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे। स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। 76वां क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया था। 72वां क्वेश्चन है, यहाँ पे हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतर अपनाया। दलितों ने, किसने अपनाया था, दलितों ने अपनाया था, ठीक है। यहाँ पे ये होना चाहिए आपको 77 होना चाहिए, जो 72 हो गया है, टाइपिंग की प्रॉब्लम है। ये 77 है, ये 78। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म गुजरात के टांकारा नामक गाँव में हुआ था। आगे चलिए हम बात करते हैं 79 नंबर, ब्याज पथी कथा के रचनाकार कौन है। तो ये है आपको नारायण पंडित। यहाँ से शुरू होता है आपका ब्याज पथिक कथा, ठीक है। आगे चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको 80 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको, ब्याज पथी कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। हितोपदेश का अर्थ क्या है, हितों का उपदेश, इन लोगों के हित के बारे में जो उपदेश दिया जाए उसे हितोपदेश कहते हैं। आगे हम क्वेश्चन बात करते हैं 82 नंबर, ब्याज पथी कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है। तो ये लिया गया है मित्रलाभ खंड से। मित्रलाभ खंड, ब्याज स्नान कर हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे कौन बैठ गया था। तो स्नान करके हाथ में कुश लेकर के जो है वो वृद्ध ब्याज बैठ गया था और भोजन की तलाश के लिए, भोजन को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 जो दिया हुआ है सो है आपका पथी कथा को किसने मारा। पथी को किसने मारा, राही को किसने मारा था, जो लोभी था उसको ब्याज में क्या कर दिया, मार दिया, बाघ ने मार करके उनको खा गया था, ठीक है। क्योंकि पथी को लालच हो गया था सोने की कंगन की, इसलिए उन्होंने अपनी जान गंवा बैठी।
85वां क्वेश्चन है पथिक कहाँ फंस गया। तो पथिक जब गया स्नान करने तालाब में, तो तालाब में कीचड़ था, इसलिए कीचड़ में क्या हो गया था, फंस गया। क्रिया किसके बिना भार के स्वरूप होता है, तो ये ज्ञान के बिना होता है। ज्ञान नहीं क्रिएगा तो क्रिएगा और भार के समान होगा। व्याग पथिक कथा से क्या दुष्टता प्रकट होती है। तो व्याग पथिक कथा से हमें यही चीज मालूम चलता है कि लोभ जो होता है वो मौत का कारण होता है। पथिक ने लालच के कारण आकर क्या कर दिया, अपनी जान गंवा दिया। 88वां जो क्वेश्चन है वो है आपका कौन लोभ से प्रभावित हो गया। तो पथिक जो था वो लोभ से प्रभावित हो गया। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है, लोभ मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है, उसके बर्बादी की ओर ले जाता है। 90 नंबर है वृद्ध व्याग क्या देता था, बाघ क्या देने का लालच दिया था। तो पथिक को सोने का कंगन देने का लालच दिया था। चलिए तो हम 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और हम अगला वीडियो में आपको इसका बाकी चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे।